गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। अमित इंडियन एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, समय अपने पास बहुत कम है, तो इसलिए हम सीधे सीधे अपने मुद्दे पे आते हैं। और हमने आपको बताया था पिछली क्लास में पार्ट 6 में दो चार रैखिक समीकरण का बेसिक बताया था। वो बेसिक आप सबको याद होगा और उस बेसिक से ही आज आपको एक कुछ सवाल दिए गए हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिएगा बच्चों, ये लिखा है एक समीकरण और एक समीकरण ये लिखा है। हमारे पास दो समीकरण है। इसके बाद एक समीकरण ये है, एक समीकरण ये है। इसके बारे में कुछ कहा जा रहा है। कह रहा है क्या ये दोनों समीकरण अद्वितीय हल होगा? किसमें सही होगा? इसमें सही होगा कि इस वाले में होगा कि सी ऑप्शन में होगा कि डी ऑप्शन में सही होगा? फिर कह रहा है आपको दो रैखिक समीकरण फिर दिए गए हैं। अब कह रहा है कोई हल नहीं है, वो वाला ऑप्शन कौन होगा? ये वाला कोई हल नहीं होगा कि कोई ये वाला नहीं होगा कि ये वाला नहीं होगा कि ये नहीं होगा? ये आपको बताना है। वो कब? जब आपको बेसिक पता होगा। तो बेसिक क्या होता है मैं आपको स्क्रीन पे लिख देता हूँ। तो बच्चों, आप लोग देख सकते हो, ये आपको कल बेसिक में पढ़ाया गया था। जिन बच्चों को नहीं याद है वो आप इधर से हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, अब हम अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं बेटे। तो क्वेश्चन में कह रहा है अद्वितीय हल। अद्वितीय हल, अद्वितीय हल बेटा ये लिखा है। अद्वितीय हल ये लिखा है, देखिएगा। अद्वितीय हल ये लिखा है, ये लिखा है। अद्वितीय हल में ये यानी a1/a2 b1/b2 में बराबर नहीं होता, डज नॉट इक्वल टू होता है। तो a1/a2 b1/b2 ये लिखा है। अपना ऑप्शन ये सही होगा। ठीक है, इसके बाद दूसरे में कह रहा है एक रैखिक समीकरण ये है, एक रैखिक समीकरण ये है, और इन दोनों में कह रहा कोई हल नहीं है। पर बेटा यहाँ पर हमने लिखा नहीं है कि दो चार रैखिक समीकरण हैं कौन कौन, तो वो हम लिख देते हैं। a1x b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x b2y c2 बराबर 0। आपके पास दो समीकरण ये हैं। ठीक है बेटे, दो समीकरण आपके पास ये हैं। ठीक है, इन दोनों समीकरणों को बेटा ये समझ लेना कि इन्हीं दोनों समीकरणों का ये भी है और इन्हीं दोनों समीकरणों का ये है और इन्हीं दोनों समीकरणों का ये है। यानी पहली रेखा जो है इसके बारे में बात कर रहा है, दूसरी रेखा इसके बारे में बात कर रहा है, और समांतर वाले में भी पहली रेखा बेटा इसके बारे में बताएगी, दूसरी रेखा इसके बारे में बताएगी, क्योंकि बेटा जगह है नहीं तो हर सबके लिए अलग अलग से लिखना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। ठीक है, जब ये लिखा है तो बेटा हम इसके आगे चलते हैं। अब कह रहा कोई हल नहीं है। क्या बच्चे कह रहा है? कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं है। तो इसमें a1/a2 b1/b2 में इक्वल होता है और c1/c2 और b1/b2 के बीच में डज नॉट इक्वल टू लगा होता है। तो देखो ये वाला, यही तो कह रहा है। हाँ, यही होगा कि नहीं होगा? अपना ऑप्शन ये सही है। ठीक है बेटे, अगर वो कह देता है यहाँ पर अद्वितीय हल को हटा देता है, यहाँ कह देता है संपाती, हमारा क्वेश्चन चेंज हो रहा है। क्वेश्चन नंबर ये 2 तक, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? संपाती कह देता है। क्या बच्चे कह देता है? संपाती कह देता है। तब इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? तब इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा? संपाती के लिए तीनों बराबर होनी चाहिए। संपाती के लिए तो बेटा यहाँ चलो संपाती नहीं लिखते, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं दिया गया, हमने दिया ही नहीं है। तो इसको हम लिख लेते हैं, इसको लिख लेते हैं संगत। संगत कौन है? तो संगत कौन होगा? तो बेटा संगत देखो कहाँ कहाँ हो जाता है। इसमें डज नॉट इक्वल टू, डज नॉट इक्वल टू में क्या हो जाता है? संगत हो जाता है। और आप लोगों के दिमाग में एक बात आ रही होगी कि सर जी संगत और यहाँ भी हो तो संगत है यहाँ पे, तो इसका मतलब यहाँ भी संगत हो जाएगा। तो देखिए बच्चों, एक बात यहाँ से ये बात क्लियर करिए। देखो ये संगत लिखा है पर इसमें तीनों में बराबर लगा है, यानी इसमें भी इसमें तीनों के बीच में बराबर बराबर लगा है। पर यहाँ अपने पास तीनों में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए हमारे पास यही ऑप्शन होगा संगत का। ठीक है, फिर इसके बाद हम अगर लिख दें कोई हल को हटा के, कोई हल हटा के हम यहाँ लिख दें अनेक हल होंगे। अनेक हल होंगे तो बेटा अनेक हल किस में होता है? ये लिखा है
अनेक हल में सब में बराबर, तब यहाँ से बेटा हट के यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा। समझ गए कि नहीं समझ गए? इस प्रकार के बेटा आपके क्वेश्चन अलग अलग तरीके से बनते रहेंगे, तो आप इनको आप घर में कर सकते हो। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बेटा हम चलते हैं। तो चलते हैं बेटा नए क्वेश्चन की ओर। तो देखिएगा बच्चों, हमारे पास ये क्वेश्चन एक नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। इसमें क्या कह रहा है, अनुपातों A1/A2, B1/B2, C1/C2 की तुलना करें। पहले इसकी तुलना करें, तो हम तुलना करते हैं A1x B1y C1 = 0। इन दोनों समीकरणों की तुलना करोगे 1 व 2। क्या लिखोगे, समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर तो बेटा यहाँ से क्या हो जाएगा, लिख लेना तुलना करने पर। ठीक है, तो यहाँ से A की वैल्यू क्या आ जाएगी, A1 की वैल्यू आ जाएगी 5। ठीक है, इसके बाद B1 की वैल्यू आ जाएगी -4, C1 की वैल्यू आ जाएगी 8। यहाँ पर हमने तुलना कर ली। अब सेम इसमें भी यही काम करना पड़ेगा बेटे। हम क्या लिखेंगे, A2x B2y C2 = 0। अब समीकरण नंबर 3 ये होगा, समीकरण नंबर 4 ये होगा। अब यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, समीकरण 3 व 4 की तुलना करने पर। तो यहाँ से बेटा A2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, A2 की वैल्यू हो जाएगी 7, B2 की वैल्यू हो जाएगी 6, C2 की वैल्यू हो जाएगी -9। इस प्रकार बेटा वैल्यू निकाल लोगे। निकालने के बाद अब आप इनको रखोगे किस प्रकार, A1/A2 A1/A2 B1/B2 C1/C2 रखो। कहने का मतलब A1 का मतलब है 5, A2 का मतलब है 7, B1 का मतलब है -4, B2 का मान है 6, C1 का मान है 8, C2 का मान है -9। अब ये देखो क्या तीनों ही बराबर हैं, बराबर तो है नहीं बेटा। जब ये बराबर नहीं है तो यानी कट गए। जब दोनों कट गए तो दोनों कट गए मतलब ऊपर वाला यानी ये क्या है, प्रतिच्छेद करती हैं। तो क्या लिखोगे, अतः दोनों रेखाएं कौन कौन सी, 5x - 4y + 8 = 0 और 7x + 6y - 9 = 0। दोनों कट गए तो क्या, प्रतिच्छेद, यानी दोनों रेखाएं आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है। ये बात बेटे आपको समझ में आ गई कि नहीं, दोनों में कट गया तो इसलिए दोनों में कट कहाँ करती है, प्रतिच्छेद। यहाँ प्रतिच्छेद कह रहा प्रतिच्छेद करते हैं, समांतर करते हैं, संपाती। भाई समांतर में तो नहीं, यहाँ पे बराबर होता है, संपाती में यहाँ कहीं नहीं कटता है। तो समझ गया कि नहीं समझ गए? तो इस प्रकार का बेटा ये हमारा क्वेश्चन हो चुका है। अब हम लोग नए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है बेटे, और हाँ बेटे, अगर इसी सवाल में अगर ये हटा के अगर यहाँ कह देता है
यहाँ हटाकर एक बिंदु पर संगत अथवा असंगत का जिक्र कर देता है। एक बिंदु पर संगत है या असंगत है, तो इसको क्या बोलोगे? ये वाला आ रहा है, यानी दोनों कटे, यानी दोनों डज नॉट इक्वल टू, यानी पहले में आ रहा है। पहले बेटा ये क्या किसको बताता है? संगत को। किसको बताता है? तो हम क्या कहते हैं? संगत। संगत हो गया, ये अपना दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब अगर हम नया क्वेश्चन बनाते हैं, यानी पहले का जवाब हुआ प्रतिच्छेद, दूसरे का जवाब हुआ संगत। अब तीसरा हम एक सवाल और लिखते हैं इसी में, उसको देखते हैं वो क्या होगा। तो देखो बच्चों, हम इसमें लिख रहे हैं एक बिंदु पर अद्वितीय हल, अद्वितीय हल या कोई हल नहीं, या अनेक हल। अनेक हल। अब इसमें अगर बात पूछ दिया जाए, नया क्वेश्चन आपके साथ बना के दे दिया जाए कि अब ये बताइए, ये जो क्वेश्चन है अद्वितीय हल है, कोई हल नहीं है, अनेक हल, तो क्या आप बताओगे कि दोनों में बराबर नहीं है? तो बेटा हम ये कह देंगे अद्वितीय हल है। कौन सा हो जाएगा? तीसरा ऑप्शन क्वेश्चन हो जाएगा अद्वितीय हल। तो कहने का तात्पर्य बेटा ये भी चीज़ें आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई होंगी। अब बेटा हम आगे चलते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। देखिएगा बच्चों, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ चुका है हमारे सामने। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कह रहा है के का मान ज्ञात करो। के का मान ज्ञात करना है, पर कैसे के का मान ज्ञात करना है? देखो, वो कह रहा है एक समीकरण हमारे पास ये है 2x प्लस के वाई बराबर 1, एक समीकरण नंबर ये है, और एक समीकरण नंबर हमारे पास 3x माइनस 5y बराबर 7। एक बात बच्चे याद कर लो कि हम जब भी जो समीकरण अभी देखे हैं 4x प्लस 5y बराबर 6, तो अभी तक जो होता था तो 6 इधर ही होता था, पर बराबर के उधर कुछ नहीं होता था, बराबर के उधर 0 होता था। तो उसी प्रकार हम बेटा एक को इधर करेंगे, तो 2x के वाई ये इधर आएगा, तो अभी बेटा प्लस का है। याद रखना, अगर कोई चीज़ बराबर से बराबर लगाया और बराबर से इधर आ रही है या इधर से इधर आ रही है, तो याद रखना अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगी, माइनस है तो प्लस हो जाएगी, गुणा है तो भाग हो जाएगा, और भाग है तो गुणा में आ जाएगी। ये याद रखना, चाहे इधर से इधर जाए चाहे इधर से इधर आए, ये चीज़ बिल्कुल आपके दिमाग में बिल्कुल परफेक्ट तरीके से होना चाहिए। तो याद रखो हमारे पास प्लस है, प्लस का एक इधर आएगा, तो प्लस की चीज़ जब इधर आएगी तो काय की हो जाएगी? माइनस की हो जाएगी। अगर प्लस की है कोई चीज़ तो माइनस की हो जाएगी। और रुक जाओ, अच्छा सही से बना देते हैं, अगर प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, गुणा है तो भाग हो जाएगा, और भाग है तो गुणा हो जाएगा। और यदि इसी का उल्टा हो जाता, भाग है गुणा है तो भाग हो जाएगा, भाग है तो गुणा हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। इस प्रकार ये चेंज हो जाता है। तो उसी प्रकार बेटा एक को इधर लाएंगे तो प्लस का है तो क्या किसका हो जाएगा? माइनस का, बराबर 0 हो जाएगा। फिर इसी प्रकार 7 को हम इधर लाएंगे तो 3x माइनस 5y, इसके पास कोई चिन्ह नहीं यानी प्लस का है। जब कोई चिन्ह नहीं होता तो प्लस का होते बच्चे। अब ये इधर आएगा तो प्लस का है, और प्लस का जब कोई चीज़ इधर आती है तो कितना हो जाता है? माइनस का 7, बराबर क्या हो जाएगा? 0। हमारे पास एक समीकरण नंबर ये बन चुका है, एक समीकरण नंबर ये बन चुका है, दो समीकरण हमारे पास आ चुके हैं। अब इन दोनों समीकरणों में हम देखो यानी तुलना करेंगे। तुलना किस प्रकार करेंगे? a1x b1y c1 बराबर 0, a2x b2y
C2 बराबर 0। इनसे तुलना करेंगे। जब तुलना करेंगे तो यहाँ से हम क्या पाएंगे कि A1 बराबर, A1 का मान 2 है और B1 का मान K है, C1 का मान -1 है। ये चीज़ें हमें प्राप्त हो गई। इसी प्रकार A2 का मान 3 है, B2 का मान -5 है, C2 का मान -7 है। यहां पर भी बेटा हमने वैल्यू निकाल ली। अब देखो कह रहा था K का मान ज्ञात करो, जब हमें समीकरण ये दिए गए थे। पर अब आगे की बात सुनो, यहां तक तो सवाल हमने पढ़ लिया। कह रहा K का मान ज्ञात करो, तो हमने बेटा भैया 2 मिनट रुक जाओ। K का मान ज्ञात करो, हमने बोला 2 मिनट रुक जाओ। ये समीकरण दिया, तो समीकरण जैसे दिया तो हमने क्या किया, A1 A2 B1 B2 C1 C2 C3 मतलब जो भी था वो हमने निकाल लिया। निकालने के बाद अब हमने बोला भैया तुम अब क्या बोल रहे थे, तो वो कह रहा है, क्या कह रहा है, एक अद्वितीय हल है। क्या है? अद्वितीय हल। अद्वितीय हल कहाँ होता है? यहाँ पर। कहाँ पर होता है? अद्वितीय हल कहाँ पे होता है बच्चे मेरे? अद्वितीय हल के लिए बच्चों आप जानते होंगे, क्या जानते होंगे? अद्वितीय हल के लिए जानते हो कि ये लिखा है अद्वितीय हल। अद्वितीय हल में A1/A2 डज नॉट B1/B2। A1 मीन्स 2, A2 मीन्स 3, डज नॉट इक्वल टू B1। B1 मीन्स K, B2 मीन्स -5। ये लिखा है। अब जब ये लिखा है तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं? ये भाग में है तो काहे में आ जाएगा? भाग में मतलब नीचे तो ये गुणा में पहुंच जाएगा, तो 5 दूनी 10/3 डज नॉट इक्वल टू K। वो कह रहा है कि K बराबर, इसका मतलब क्या है बेटा कि K बराबर माइनस, क्या लिखा है, माइनस का 10/, कितना लिखा है, कितना बच्चा लिखे है, 5 दूनी 10, तो नीचे कितना 3 लिखा है, गलती हो गई। हाँ, अब ये बेटा क्या कह रहा है, इसका मीनिंग क्या है? कह रहा है K बराबर -10/3 को छोड़ के बाकी K का मान जो आप चाहोगे वो रख सकते हो। K बराबर 1 रख लेना, समझ गए, तब भी अद्वितीय हल होगा। K बराबर 2 रख लेना, तब जो अब बस आप वैल्यू क्या छोड़ देना, K की यहाँ वैल्यू बहुत होंगी, पर याद रखना K बराबर आप -10/3 मत रखना। जब 10/-3 नहीं रखोगे तो इसको छोड़ के कुछ भी K का मान ले सकते हो, वो आपको अद्वितीय हल के ही कैटेगरी में आएगा। ठीक है। अब बेटा हम सवाल अगर चेंज कर दें, यहां पे अगर हम कह दें समांतर, समांतर ना कहें, कुछ दूसरा कह दें, का कोई हल ना हो, ये कह दें, का हल ना हो ये कह दें, तब कोई हल ना हो, कोई हल ना हो, कोई हल नहीं होता तब क्या लिखा जाता है? तब क्या लिखा जाता है? A1/A2 B1/B2 ये लिखते हैं, बराबर लिखते हैं। तो इसमें क्या होगा, K का मान कितनी वैल्यू है, 2 है, A2 का मान 3 है, B1 की वैल्यू K है, B2 की वैल्यू -5 है। इसको उधर ले जाएंगे तो -10/3। ये हमें K बराबर ये रख दोगे तो ये क्या हो जाएगा, कोई हल नहीं होगा, ये उसके लिए हो जाएगा K का मान। ठीक है। और ये जब रखोगे तो ये अद्वितीय हल के लिए K का मान कुछ भी रख सकते हो, पर ये K के लिए ये मान नहीं रखोगे। इसका अर्थ बेटा समझ में आ गया कि नहीं आ गया? चलो आ गया होगा तो बेटा हम अब आगे चलते हैं। आगे बेटा तो हम कुछ नहीं पढ़ाएंगे अब, क्योंकि क्लास ओवर करने का समय हो चुका है। हम लोग अब बता देते हैं कि आगे हम पढ़ेंगे क्या। पढ़ेंगे क्या? वो रेस करने वाला कहाँ गया भाई? चलो आगे, हाँ हम लोग पढ़ेंगे क्या बेटा, उसका बात कर लेते हैं, उसकी बात कर लेते हैं। अब हम लोग आगे अभी तक आज तक हमने क्या पढ़ा? संगत के बारे में पढ़ा,
असंगत के बारे में पढ़ा और प्रतिच्छेद के बारे में पढ़ा, संपाति के बारे में पढ़ा, समांतर के बारे में पढ़ा और इसके बाद प्रतिच्छेद हो गया, संपाति हो गया, समांतर हो गया। इसके बाद कोई हल नहीं होगा, इसके बारे में पढ़ा। अनेक हल होगा, इसके बारे में पढ़ा और अद्वितीय हल, अद्वितीय हल के बारे में पढ़ा या अद्वितीय हल के बारे में पढ़ा। और बेटे और क्या पढ़े बेटे? हाँ, अद्वितीय हल के बारे में हमने पढ़ा और अद्वितीय हल को ही हम दूसरा नाम दे सकते हैं केवल यक्स और क्या लिखें? केवल और केवल, केवल और केवल, केवल और केवल क्या हमने बताया? यक्स कॉमा वाई का मान एक से एक मान से ज़्यादा अधिक, ज़्यादा मीन्स अधिक नहीं होंगे। ठीक है बच्चे, तो यहाँ तक बेटा हमने पढ़ लिया है। अब जो हमारी क्लास आगे जो होगी, कहने का मतलब अद्वितीय का मतलब केवल एक हल होगा, ज़्यादा उसके मान नहीं आएंगे। अद्वितीय का मतलब सिर्फ एक, यूनिक जिसे कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो ये तो हमने पढ़ लिया। आज अब हम लोग आगे क्या पढ़ेंगे उसका डिस्कस कर लेते हैं। आगे जो हम लोग पढ़ेंगे, वो यक्स और वाई के मान किस प्रकार निकालेंगे। क्या पढ़ेंगे बेटा? यक्स और वाई के मान किस प्रकार से निकाल सकते हैं। तो यक्स और वाई के मान 3 प्रकार से निकालेंगे, वो भी देखेंगे किस प्रकार से निकाल दें, वहाँ पे निकालना सिखाएंगे। ठीक है आप लोगों को। चलते हैं तो बेटा, बाय बाय, आप सभी को राम राम, चलते हैं।